हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। लास्ट क्लास में हमने अपना नया टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज। तो उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्चुअल ब्रीच एंड एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया था। तो आज हमारा टॉपिक जो है बेसिकली उसके बाद क्या-क्या रेमेडीज़ होने वाली हैं उस पे स्ट्रेस करेगा। आई होप लास्ट क्लास में आपको जो मैंने समझाया वो समझ आया। स्टार्ट हमने ओवरव्यू से किया था। एंटिसिपेटरी ब्रीच के बारे में मैंने ये बताया था कि अगर कोई भी परफॉर्मेंस स्टार्ट होने से पहले कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा जाए, कोई भी पार्टी अगर तोड़े और अपनी अनविलिंगनेस शो करे तो एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। या तो रिटन वर्ड्स में या बोल के ओरली या फिर वर्ड्स में एक्सप्रेस कर दे कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना है, या फिर अपने कंडक्ट से बता दे। इसके अलावा मैंने इफेक्ट बताया था उस पार्टी के लिए, बेसिकली जो पार्टी सफरिंग झेल रही है, जो अग्रीव्ड पार्टी है, उसके पास दो ऑप्शन होंगे। या तो कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंडेड माने, खत्म माने, और दूसरी पार्टी को कॉम्पनसेशन देने के लिए सूट फाइल कर दें, केस फाइल कर दें। दूसरे केस में कॉन्ट्रैक्ट को रेसेंडेड नहीं मान रहे हैं, ड्यू डेट का वेट कर रहे हैं जब परफॉर्मेंस होनी थी, ताकि ड्यू डेट पे दूसरी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया जाए कि भैया आपने परफॉर्मेंस मुझे नहीं दी प्रॉमिस की। उस केस में कॉन्ट्रैक्ट ड्यू डेट तक अलाइव रहेगा। और अगर जो अग्रीव्ड पार्टी है यानी कि जो प्रॉमिसी है, अगर वो चाहे, अगर वो एक रीथिंकिंग वाली सिचुएशन में है, रिकंसिडर करना चाहता है, तो वो गिल्टी पार्टी को बोल सकता है कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट परफॉर्म करो। उस केस में वो जो है एडवांटेज ले लेगा सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का मतलब इस केस में इसलिए ये अराइज हो रहा है, इसलिए ये रिलेट हो रहा है क्योंकि इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट जब हो रहा था तो सारे इवेंट्स अंडर कंट्रोल थे, सब कुछ अच्छे से प्रोसेस में कैरी आउट हो रहा था। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में ड्यूरिंग द कोर्स कोई ऐसा इवेंट आता है जिसकी वजह से उस कॉन्ट्रैक्ट को फर्दर कैरी करना इम्पॉसिबल हो जाता है, तो उस सिचुएशन में सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी अराइज होती है। और जब सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी होती है तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, उसको आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता है, क्योंकि वो इम्पॉसिबल हो जाता है एक तरह से परफॉर्म करने के लिए। तो इसलिए प्रोमिसी जो है, प्रोमिसर को एक तरह का मान लीजिए एक मौका देगा, एक चांस देगा कि भैया आप अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करिए, और कॉन्ट्रैक्ट के कोर्स में ही, परफॉर्मेंस के कोर्स में ही जो पार्ट परफॉर्म नहीं हो पाएगा तो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की सिचुएशन अराइज हो जाएगी, और फिर कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर वो आगे आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। ये बात हुई थी इफेक्ट ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच की। यानी कि एंटिसिपेटरी ब्रीच में ये समझिए कि कॉन्ट्रैक्ट जो है आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। प्रोमिसी प्रोमिसर को एक ऑप्शन देगा कि भैया आप अपना कॉन्ट्रैक्ट करो, जिस हिसाब से आप कर रहे हो बिल्कुल करते रहो, लेकिन अगर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट कर रहे हो, बीच में कोई ऐसे इवेंट आते हैं, सिचुएशन आती है कि वो इम्पॉसिबल हो जाती है परफॉर्मेंस, तो कॉन्ट्रैक्ट को हम वाइंड अप कर देंगे, खत्म कर देंगे जैसे तैसे, उसे आगे नहीं ले जाएंगे। इसलिए एंटिसिपेटरी ब्रीच में ये इफेक्ट में आता है। इसके अलावा जो एक्चुअल ब्रीच है, एक्चुअल ब्रीच ये बोलता है कि जिस डेट पे परफॉर्मेंस होनी थी उस डेट पे परफॉर्मेंस अगर नहीं हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस बेसिकली रिफ्यूज कर दी जाती है, कोई भी पार्टी ब्रेक कर दे, तो वो एक्चुअल ब्रीच में आ जाएगा। ये दो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी और इसके एग्जाम्पल्स भी देखे थे। फिर मैंने आपको सेक्शन 73 का एक ब्रीफ आइडिया दिया था कि ये होता क्या है, इसमें लिखा क्या है, चाहते क्या है।
तो सेक्शन 73 बेसिकली ये बोलता है कि जो भी पार्टी सफ़र कर रही है उसे कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। कोई भी लॉस वो झेल रही है उसके अगेंस्ट में उसे कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। तो अब इस केस में मान लीजिए अगर लॉस हो रहा है वो डायरेक्टली रिलेटेड है पूरे कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस से, तो उस लॉस के रिस्पेक्ट में कॉम्पनसेशन मिलेगा ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर इनडायरेक्ट लॉस है तो इनडायरेक्ट लॉस के केस में कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। कोई रिमोट लॉस है यानी कि उसका उस कॉन्ट्रैक्ट में इतना रेलेवेंस है नहीं, इतना इम्पोर्टेंस है नहीं, तो उस केस में कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। प्लस इसमें ये भी बात हुई थी कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए जो पार्टी सफरिंग झेल रही है उसे कॉम्पनसेशन मिलेगा, लेकिन अगर बात हो रही है ऑब्लिगेशन की, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि कॉन्ट्रैक्ट से क्रिएट हो रही है, जो कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए थी लेकिन वो डिस्चार्ज नहीं हो रही है, तो जिस पर्सन को नुकसान होगा उस ऑब्लिगेशन के परफॉर्म ना होने से उसे कॉम्पनसेशन मिलेगा, उसे कॉम्पनसेशन ज़रूर मिलेगा। तो ये बात हो रही थी कॉम्पनसेशन फॉर फेलियर टू डिस्चार्ज ऑब्लिगेशन रिसेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। फिर इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर मान लीजिए कोई स्पेशल डैमेजेस हैं तो उसके लिए प्रायर नोटिस देना पड़ेगा और जो पार्टी सफ़र कर रही है उसे पूरी कोशिश करनी पड़ेगी लॉस को मिनिमाइज करने की। उसे कॉम्पनसेशन मिलेगा ये तो तय है, लेकिन उसे कोशिश करनी पड़ेगी लॉस मिनिमाइज करने की। तो ये बात हुई थी स्पेशल डैमेज की। अच्छा, अब इसके बाद का टॉपिक डिस्कस करते हैं। क्या लिखा है इसमें? रेमेडी बाय वे ऑफ डैमेजेस और काइंड ऑफ डैमेजेस। देखिए, रेमेडी बाय वे ऑफ डैमेजेस जो है सबसे कॉमन रेमेडी है। इसमें सबसे ज़्यादा इजी वे आउट क्या होता है? जो भी लॉस इनकर हो रहा है उसके बदले में कॉम्पनसेशन दिया जाए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा गया है, कॉन्ट्रैक्ट किसी पार्टी ने तोड़ा है तो उसे पूरी तरह से कॉम्पनसेशन मिलेगा। अब इसके बहुत सारे, मान लीजिए जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं ना, कैटेगरीज होती हैं एक पर्टिकुलर चीज़ की, तो इसी में ही डैमेजेस में बहुत सारे काइंड्स हैं, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। तो ये टाइप्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी आज की क्लास में। सबसे पहले बात करते हैं इसमें जनरल और ऑर्डिनरी डैमेजेस की। तो जनरल ऑर्डिनरी डैमेजेस क्या बोलते हैं? जनरल ऑर्डिनरी डैमेजेस ये बोलते हैं कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा गया है तो उस केस में जो भी पार्टी सफ़र कर रही है उसे कॉम्पनसेशन मिलेगा। ये तो हमने इससे पहले सेक्शन 73 जब हम स्टार्ट करे थे तब भी हमने यही पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें एम्फसाइज किस चीज़ में किया गया? एम्फसाइज इस चीज़ में किया गया है कि जो भी चीज़ें अगर हो रही हैं कॉन्ट्रैक्ट के दौरान, जो भी इवेंट्स अगर हो रहे हैं, चाहे वो ट्रांजैक्शन के फॉर्म में हो, चाहे वो सर्विस के फॉर्म में हो, कुछ भी हो सकता है, नेचुरली अगर हो रहे हैं उनके रिस्पेक्ट में कॉम्पनसेशन मिलेगा। अगर कोई भी चीज़ें जो नेचुरली अगर हो रही हैं उनकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट टूट गया हो, ब्रेक हो गया हो, ये वही बात है जो सेक्शन 73 की जनरल बात की गई थी जब सेक्शन स्टार्ट हुआ था। ये पर्टिकुलर ऑर्डिनरी डैमेजेस वाला पार्ट ये बोलता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हुआ है तो पार्टी जो सफरिंग झेलेगी ब्रीच से उसे कॉम्पनसेशन मिलेगा। किस पार्टी से मिलेगा? जिसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। Now, they are these people, the people who have written this section, the lawmakers, they have mentioned it. They have mentioned the events, the reasons, the situations जिसमें पर्टिकुलर लॉस अराइज होगा और डैमेजेस क्लेम करने की बात आएगी। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में ये लिखा हुआ है वो रीज़न। इसमें हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद फिर समझेंगे कि क्या है, ठीक है। अब देखिए सेकंड लाइन में लिखा हुआ है
लॉस और डैमेज कॉज टू हिम मतलब जो पार्टी जो सफर कर रही है, thereby which naturally arose in the usual course of things from such breach or which the parties know, यानी कि जो भी पर्टिकुलर इवेंट्स हुए हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में, उस परफॉर्मेंस में, ठीक है, वो नेचुरली जो चीज़ें अराइज हुई हैं खुद से ही अकर हुई हैं, आर्टिफिशियल या किसी के इंटेंशन से अकर नहीं हुई हैं, या फिर जो भी पार्टीज को पता था, यानी कि जब दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी उनमें से किसी एक को या दोनों को ये आइडिया था कि अगर ये इवेंट्स हुए तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करना पड़ सकता है, ठीक है। एक तो ये सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन ये है कि इवेंट्स ही ऐसे अराइज हो गए कि ब्रीच करना पड़ा, तो उस केस में कॉम्पनसेशन मिलेगा, पूरी तरह से मिल जाएगा। लेकिन बात मैं फिर से वही रिपीट कर रही हूँ कि अगर इनडायरेक्ट लॉस है, डैमेज है, तो उस केस में कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अच्छा, इसमें जो है एक केस लॉ है हैडले वर्सेस बैक्सनडेल। ये केस लॉ है, इसमें पहले मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ क्या लिखा है इसमें, लास्ट में जो पैराग्राफ में एग्जाम्पल कोट किया हुआ है वो मैं बता देती हूँ। इसमें जैसे एग्जाम्पल ये बोलता है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को राइस का बैग सेल करने के लिए अग्री हो गई 5000 पे, 5000 पर बैग, जिसकी डिलीवरी 2 महीने बाद देनी थी। लेकिन डिलीवरी वाली डेट पे प्राइस जो है राइस का वो 5500 हो जाता है 5000 के बदले। अब इस केस में ए ने सोचा और उसने सोचते हुए बैग्स की डिलीवरी करने से मना कर दिया बी को, क्योंकि उसको ये लगा कि प्राइस तो बढ़ गया है। तो अब इस केस में क्योंकि इसमें पहले अग्रीमेंट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इवेंट ऐसे अराइज हुए जो कि नेचुरली हुए, किसी के इंटेंशन से या किसी के फोर्स से नहीं हुए, तो ये सिचुएशन कवर होगी ऑर्डिनरी डैमेजेस में। और इस केस में जो भी पार्टी लॉस सफ़र कर रही है उसे पूरे पूरे डैमेजेस मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 500 रुपये, क्योंकि ए ने मना कर दिया है डिलीवरी करने से, तो जो भी नुकसान हुआ उसका, जिस पार्टी को डिलीवरी लेनी थी, जो अग्रीव्ड पार्टी थी, उसे 500 रुपये एज अ कॉम्पनसेशन मिलेगा ऑर्डिनरी डैमेजेस के रूप में। क्योंकि अब इसमें अगर ए ये सोचे अपना लालच, उसको ग्रीड आ जाए कि 5500 प्राइस हो गया, मैंने कॉन्ट्रैक्ट 5000 पे किया था इसलिए उसने मना कर दिया डिलीवरी देने से, तो इस केस में गलती उसी की है। और क्योंकि उसने बी का टाइम वेस्ट किया उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके, फिर ये भी कहा डिलीवरी 2 महीने बाद होगी, तो उस बीच में अगर वो पहले ही उसको इन्फॉर्म कर देता तो बी किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर देता, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसलिए डैमेजेस उसको पूरी तरह से मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट लॉस या डैमेज नहीं हो रहा है, कोई ऐसी सिचुएशन है जो यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स में बेसिकली नेचुरली अकर हुई, अपने आप ही अकर हुई कॉन्ट्रैक्ट के दौरान। केस लॉ क्या बोलता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसमें केस लॉ जो है वो मेंशन्ड है हैडले वर्सेस बैक्सनडेल की, ठीक है। फैक्ट्स क्या बोलते हैं? फैक्ट्स ये बोलते हैं द क्रैंकशाफ्ट। अच्छा, क्रैंकशाफ्ट का मतलब क्या होता है? क्या आप लोग को पता है क्रैंकशाफ्ट का मतलब क्या होता है? क्रैंकशाफ्ट एक फीचर होता है इंजन का, बेसिकली वो फीचर जिससे कार, जब आप लोग ने कार देखी है तो कार में जो व्हील्स होते हैं उस पर्टिकुलर व्हील को एनेबल करना ताकि कार ड्राइव हो पाए, कार उस स्पीड में बेसिकली ड्राइव हो पाए, चाहे वो स्लो हो स्पीड या फास्ट हो। तो उस केस में क्रैंकशाफ्ट वो फीचर होता है इंजन में व्हीकल के, ठीक है। तो ये मतलब होता है क्रैंकशाफ्ट का। अच्छा, क्रैंकशाफ्ट जो है ये मैंने व्हीकल के हिसाब से बता दिया, लेकिन इसमें फ्लावर मिल का एग्जांपल दिया है, तो फ्लावर मिल को चलाने के लिए भी क्रैंकशाफ्ट एक एलिमेंट यूज होता है। उस पर्टिकुलर मिल को चलाने के लिए फ्लावर मतलब जैसे आटे की पर्टिकुलर जो मिल्स होती है ना, जहाँ पे उसको और प्रोसेस किया जाता है, व्हीट को कन्वर्ट किया जाता है आटे में, ठीक है, प्रॉपर प्रोसेसिंग करके।
तो क्रैंकशाफ्ट ब्रेक हो गई। अच्छा, अब इस केस में क्रैंकशाफ्ट जब ब्रेक हुआ तो उसने किसी को डिलीवरी दी। अच्छा, अब इसमें मैं पूरा पहले पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद आपको बताती हूँ कि क्या लिखा हुआ है इसमें। द क्रैंकशाफ्ट ऑफ P's flour mill had broken. He gives it to D, a common carrier who promised to deliver it to the foundry in 2 days, where the new shaft was to be made. The mill stopped working. D delayed the delivery of crankshaft, so the mill remained idle for another 5 days. P received the repaired crankshaft 7 days later than he would have otherwise received. Consequently, P sued D for damages not only for delay in delivering the broken part but also for loss of profit suffered by mill for not having been worked. The count held that P was entitled only to ordinary damages and D was not liable for the loss of profits because only information given by P to D was that article to be carried was the broken shaft of a mill and it was not made known to them that the delay would result in loss of profits. अब ये पूरी सिचुएशन क्या है, पहले इसके टेक्निकल टर्म्स देख लेते हैं कि क्या है। फाउंड्री का मतलब क्या होता है, पता है आप सबको फाउंड्री का मतलब क्या होता है? फाउंड्री मतलब हो गया एक वर्कशॉप, एक फैक्ट्री। फाउंड्री मतलब एक वर्कशॉप, ठीक है। फाउंड्री मतलब फैक्ट्री जहाँ पे काम होता है, ठीक है। बहुत सारी मशीन्स होती हैं और वहाँ काम होता है, ठीक है। तो क्रैंकशाफ्ट भी एक एलिमेंट है एक पर्टिकुलर मिल का, ठीक है, ऐसे समझते हैं। अच्छा, लेकिन ये बताइए कि क्रैंकशाफ्ट जैसे मैंने बताया व्हीकल में यूज होता है, फ्लावर मिल में भी यूज हो सकता है क्या? फ्लावर मिल में हाँ यूज होता है ना, प्रोसेस करने के लिए उसको, जैसे मैंने आपको बताया, तो उसे प्रोसेस करने के लिए क्रैंकशाफ्ट यूज होता है, ठीक है। अब पी की एक मिल थी, उसमें क्रैंकशाफ्ट यूज होता था फ्लावर को प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। उसने क्योंकि वो खराब हो गई थी उसकी वो मशीनरी, तो उसने वो डी को दे दी और वो बेसिकली रिपेयरिंग करता था इन सब मशीनरी और उनके पार्ट्स की, स्पेयर पार्ट्स की। तो उसने जो है प्रॉमिस किया पी से कि मैं आपको डिलीवरी 2 दिन के अंदर दे दूंगा, ठीक है, फाउंड्री में दे दूंगा 2 दिन के अंदर। फाउंड्री यानी कि वर्कशॉप यानी कि फैक्ट्री में 2 दिन के अंदर डिलीवरी दे दूंगा, जहाँ पे नया शाफ्ट बनना था। अच्छा, अब यहाँ पे शाफ्ट का मतलब क्या हुआ? नया शाफ्ट बनना था मतलब एक तरह से कोई मान लीजिए कोई पार्ट बनना था, कोई सेक्शन बनना था। अब वो जो भी है उसमें हम लोग डिटेल में नहीं जाते हैं कि क्या बनना था, लेकिन ये समझते हैं कि एक शाफ्ट बनना था। यानी कि फ्लावर मिल ब्रेक हुई, सॉरी क्रैंकशाफ्ट ब्रेक हुआ, डिलीवरी दी गई डी को जो रिपेयरिंग करता था, उसने कहा हम 2 दिन के अंदर डिलीवरी दे देंगे जब शाफ्ट बननी थी, ठीक है, डिसाइड हो गया सब। अब क्या हुआ, मिल जो है वर्क करना बंद कर गई, डी ने डिलीवरी देने में लेट कर दिया। उसको 2 दिन में डिलीवरी देनी थी, लेकिन उसने जो है 5 दिन का और डिले कर दिया। तो 2 + 5 यानी कि 7 दिन बाद उसने डिलीवरी दी। अब इस केस में पी के जो भी प्रॉफिट्स अर्न होने थे उन 7 दिनों में उन सबका नुकसान हुआ क्योंकि मिल नहीं चल पाई। डिलीवरी होनी थी 2 दिन में, लेकिन 5 दिन और डिले हो गया जिसकी वजह से मिल बंद रही, काम नहीं हुआ मिल में। तो फिर पी ने क्या किया, जब उसे डिलीवरी मिली 7 दिन के बाद, तो उसने डी पे केस ठोका कि भैया आपने एक तो डिलीवरी लेट करी है तो उसके लिए मुझे मुआवजा दो, कॉम्पनसेशन दो। दूसरी चीज़ ये कि मैंने प्रॉफिट्स जो मुझे अर्न करने थे उन 7 दिनों में उनका नुकसान हुआ, तो उसकी भी भरपाई करो। तो अब इस केस में कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया? कोर्ट ने जजमेंट ये दिया कि पी को सिर्फ ऑर्डिनरी डैमेजेस मिलेंगे। और वो ऑर्डिनरी डैमेजेस कौन से हैं? वो ऑर्डिनरी डैमेजेस कौन से हैं? तो
इस केस में क्योंकि डिलीवरी लेट हुई, कोर्ट ने ये बोला कि आपको जिस पर्सन ने, इस केस में जो पी है जिसने अपना क्रैंकशाफ्ट दिया हुआ था, डिलीवरी लेट हुई, तो अब कोर्ट ने डिसीजन ये दिया कि आपको सिर्फ ऑर्डिनरी डैमेजेस मिलेंगे। प्रॉफिट्स का जो आपके नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं होगी, क्योंकि आपने इंफॉर्मेशन जो डी को दी थी, जिसने रिपेयरिंग वर्क किया है, वो ये दिया था कि आर्टिकल जो है वो उसकी प्रॉपर रिपेयरिंग होनी है, जो आर्टिकल मिल में यूज होना है। लेकिन आपने उनको ये नहीं बताया था कि अगर आपने लेट किया तो मुझे प्रॉफिट्स का नुकसान होगा। इसीलिए सिर्फ ऑर्डिनरी डैमेजेस की भरपाई होगी, सिर्फ ऑर्डिनरी डैमेजेस ही मिलेंगे आपको। ये कोर्ट का डिसीजन था। यानी कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया कि जो भी पर्टिकुलरली ट्रांजैक्शन, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसमें प्रॉफिट्स का जो नुकसान पी ने झेला है उसकी भरपाई नहीं होगी। सिर्फ जो डिले हुआ है 7 दिन का, उसकी भरपाई होगी। 2 दिन में होना था लेकिन 5 दिन और लगा दिए, तो उसकी भरपाई होगी। तो ये है एग्जाम्पल ऑर्डिनरी डैमेजेस का। इसके अलावा स्पेशल डैमेजेस। स्पेशल डैमेजेस क्या बोलते हैं? स्पेशल डैमेजेस ये बोलते हैं कि मान लीजिए किसी भी पार्टी को, इस केस में मैं एक एग्जाम्पल कोट करूंगी आपको बाद में, लेकिन पहले समझते हैं कि होता क्या है। किसी स्पेशल सिचुएशन का या सर्कमस्टांस का कोई नोटिस रिसीव करती है अगर एक पार्टी, जो कि कॉन्ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है, तो ना तो उसे सिर्फ नेचुरल चीज़ों की वजह से जो भी डैमेजेस अराइज होंगे वो मिलेंगे, बल्कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट अगर तोड़ा जाएगा तो उसकी वजह से जो भी डैमेजेस होंगे वो भी उसे मिलेंगे। मान लीजिए ए ने मशीन डिलीवर दी बी को, एक कैरियर को, और उसे ये कन्वे कर दिया कि हमारी मिल में हमें जो भी काम वाम करना है वो करके बिना किसी लेट हुए, बिना किसी डिले के हमें वापस कर देना। और ए ने बी को ये भी इन्फॉर्म किया कि आपको इतने ड्यूरेशन में, मान लीजिए 1 दिन में, 2 दिन में डिलीवरी देनी है उस पर्टिकुलर मशीन की, और मिल जो है बंद रहेगी 2 दिन, क्योंकि मशीन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए 2 दिन में हमें डिलीवरी चाहिए। अब इसमें बी ने तो डिले कर दिया डिलीवरी करने में, मशीन को भेजने में बी ने डिले कर दिया। अब क्योंकि बी ने लेट किया तो ए को नुकसान हुआ, जो भी प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट उसका गवर्नमेंट से था उसमें उसको लॉस हो गया। अब इस केस में ए को 2 तरह के कॉम्पनसेशन मिलेंगे। पहले ऑर्डिनरी डैमेजेस, डीले की वजह से जो हुए, डीले की वजह से जो नुकसान हुआ वो, प्लस जो प्रॉफिट्स का नुकसान हुआ उसका भी उसे प्रॉपर डैमेजेस मिलेंगे। तो 2 तरह के डैमेजेस मिलेंगे ए को। पहला क्योंकि डिले हुआ, दूसरा क्योंकि उसने मेंशन किया था कि हमारी मिल बंद रहेगी जब तक मशीन की डिलीवरी नहीं होगी, इसलिए जो भी प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट जो उसका होना था गवर्नमेंट से, जो उसका खो गया, जो नहीं हो पाया क्योंकि डिले हो गया मशीन की डिलीवरी में, इसीलिए ए को 2 तरह के कॉम्पनसेशन मिलेंगे। और इसमें एवरेज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिलेगा जो ए कमाता अगर उसकी मिल चल रही होती, तो वो एवरेज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट उसे बी से मिलेगा। ठीक। लेकिन इस केस में ए का जो नुकसान हुआ है, जो उसने कॉन्ट्रैक्ट खोया है जो गवर्नमेंट से होना चाहिए था, वो तो बी वापस ला नहीं सकता है ना। तो ये लॉस तो लॉस की तरह चला जाएगा, इस पर्टिकुलर लॉस की रिकवरी नहीं हो पाएगी। लेकिन स्पेशल डैमेजेस में अगर स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं और उस केस में प्रायर नोटिस अगर एक पार्टी दे रही है दूसरी पार्टी को, कि मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट में अगर ये सर्कमस्टांस हुआ तो हमें ये भी मिलना चाहिए, अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है तो वो स्पेशल डैमेजेस भी उसे मिलेंगे। यानी कि 2 तरह के डैमेजेस हो गए। पहला ऑर्डिनरी डिले की वजह से अगर हो रहा है, दूसरा अगर प्रायर नोटिस दे दिया है पार्टी ने तो उसके पर्टिकुलर प्रायर नोटिस देने के बाद
कॉन्ट्रैक्ट अच्छा चल रहा है, परफॉर्मेंसेस हो रही हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, तो वो डैमेजेस भी उस पार्टी को मिलेंगे। तो दो तरह के डैमेजेस इसमें कवर्ड हैं। ठीक है, पहला ऑर्डिनरी हम कवर कर चुके हैं इससे पहले। स्पेशल में, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में नोटिस मिलता है पार्टी को कि जो भी नेचुरल चीज़ों से कॉन्ट्रैक्ट इफेक्ट होगा, डैमेजेस अराइज होंगे नेचुरल चीज़ों से, वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटता है, ब्रीच होता है, तो उसमें भी डैमेजेस मिलेंगे मिलेंगे, स्पेशल डैमेजेस मिलेंगे जो उन स्पेशल सर्कमस्टांसेस की वजह से आए। यानी कि वेयर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट रिसीव्स अ नोटिस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांसेस अफेक्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट, एक पार्टी अगर रिसीव कर रही है नोटिस स्पेशल सर्कमस्टांसेस का, देन ही विल बी लाइबल नॉट ओनली फॉर डैमेजेस अराइजिंग नेचुरली, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, जो भी नेचुरल कोर्स में, यूजुअल कोर्स में डैमेजेस अराइज हो रहे हैं वो तो पे करने ही करने हैं, एंड डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रीच, जो भी ब्रीच से, तोड़ने से, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने से डैमेजेस अराइज हो रहे हैं वो तो पे करने ही करने हैं, नेचुरली जो अराइज हो रहे हैं वो तो पे करने ही करने हैं, यानी कि जो ऑर्डिनरी डैमेजेस में कवर्ड है, बट ऑल्सो फॉर स्पेशल डैमेजेस, यानी कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस की वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया, जिसका प्रायर नोटिस दिया गया था, उसके बदले भी उस पार्टी को डैमेजेस देने पड़ेंगे जिसको प्रायर नोटिस दिया गया है। समझ आई बात आप सबको? सिंपल वर्ड्स में, अगर स्पेशल सिचुएशन कोई है कॉन्ट्रैक्ट को इफेक्ट कर सकती है जिसका प्रायर नोटिस दिया गया है, तो जिस पार्टी को दिया गया है उसे दो तरह के डैमेजेस देने पड़ेंगे। पहला, जो ब्रीच से डायरेक्टली अराइज हो रहे हैं, तोड़ने से जो अराइज हो रहे हैं, जैसे डीले वाला एग्जांपल हुआ। दूसरा, स्पेशल डैमेजेस जो कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस की वजह से अराइज हुए। थर्ड है इसमें विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस। विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस की बात अगर करें तो ये वो डैमेजेस हैं जो कि अराइज होते हैं दो केसेस में। पहला, मान लीजिए अगर शादी का प्रॉमिस किया है और उसे तोड़ा गया और उसकी वजह से किसी दूसरे पर्सन की फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, तो विंडिक्टिव डैमेजेस का केस आ जाएगा, उसमें अराइज हो जाएगा। दूसरा, wrongful dishonor by a banker of his customer's check, because in this case the injury due to wrongful dishonor to the drawer of check is so heavy that it causes loss of credit and reputation. मान लीजिए एक पार्टी है, उसने 10 लाख का माल परचेज किया दूसरी पार्टी से, ठीक है, तो अब इसमें 5 लाख रुपीस का पेमेंट ऑन द स्पॉट कर दिया, लेकिन 5 लाख रुपीस क्रेडिट पे किया और कहा कि 10 दिन में हमारे यहाँ से आपके पास चेक पहुंच जाएगा, एक चेक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो वो जब 10 दिन के बाद चेक पहुंचता है और वो पर्टिकुलर सेलर अपने बैंक में वो चेक लगाता है, तो पता चलता है एक दिन के अंदर कि चेक डिसऑनर हो गया ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड्स। डिसऑनर का मतलब पता है आप सबको क्या होता है? जब भी चेक अगर डिसऑनर होता है, बाउंस होता है, तो उसका मतलब क्या होता है? जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है वो समझें। चेक डिसऑनर, मान लीजिए बैंक अगर ऑनर होता है चेक, तो इसका मतलब बैंक जो है पेई को अमाउंट दे रहा है, पेई यानी कि जो अमाउंट रिसीव करेगा। अगर बैंक रिफ्यूज कर रहा है अमाउंट पे करने को, तो उस केस में चेक डिसऑनर होगा, ठीक है। तो चेक डिसऑनर का सबसे बड़ा रीजन होता है जब आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं है। जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस अकाउंट में पैसा ही नहीं है, फंड्स ही नहीं है, तो चेक तो डिसऑनर होगा ना भाई। 5 लाख रुपए एसबीआई की चेक दी थी मैंने, जिससे मैंने माल खरीदा 10 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए की चेक दी थी और कहा था उस अपने सेलर को कि भैया आप लगा लेना बैंक में।
लेकिन जब उसने चेक लगाई तो पता चला कि मेरे ही अकाउंट में 2 लाख रुपए हैं। तो जब मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए हैं तो मेरे अकाउंट से 5 लाख रुपए कैसे कटेंगे, वो कैसे यहाँ से कैसे डेबिट होंगे और दूसरे अकाउंट में क्रेडिट होंगे। समझ रहे हैं आप लोग ये सिस्टम? मेरे अकाउंट से कैसे डिडक्ट होके दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर होंगे जब तक वो सफिशिएंट फंड्स ही नहीं होंगे। तो चेक डिसऑनर का केस आ जाता है। और जब चेक डिसऑनर होती है, जैसे मैंने आपको ये एग्जाम्पल बताया कि 5 लाख की पेमेंट थी लेकिन अकाउंट में है ही 2 लाख, तो उस केस में चेक डिसऑनर हुई। अब चेक डिसऑनर हुई तो अब क्योंकि गलत तरीके से डिसऑनर हुआ तो इससे रेप्यूटेशन और इंजरी, बेसिकली रेप्यूटेशन तो खराब होते ही क्रेडिट टर्म्स भी खराब होते हैं। आगे चल के आप से मेरे से अगर मैं परचेज कर रहा हूँ तो मेरा क्रेडिट भी खराब होगा, मेरी रेप्यूटेशन भी खराब होगी मार्केट में, और कोई भी मुझे कोई भी आइटम क्रेडिट पे नहीं देगा, उधार पे नहीं देगा, क्योंकि उसे पता है कि इसका बेसिकली सेटलमेंट का तरीका बहुत खराब है, इसकी चेक्स डिसऑनर होती हैं। तो अब चेक अगर डिसऑनर होती है तो जिसका क्रेडिट सफ़र हो रहा है, माने कि जिसको मैंने पेमेंट करना था उसका क्रेडिट सफ़र हो रहा है, उसे डैमेजेस मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? बिल्कुल मिलने चाहिए। तो वो सिचुएशन अराइज होती है विंडिक्टिव या एग्जेम्पलरी डैमेजेस में। दो केसेस इसमें कवर्ड हैं, या तो शादी का प्रॉमिस किया, ब्रीच कर दिया, फीलिंग्स हर्ट हुई, तो एग्जेम्पलरी डैमेजेस मिलने चाहिए। ठीक है, एग्जेम्पलरी का मतलब क्या है इस केस में? एग्जेम्पलरी का मीनिंग क्या हुआ? एग्जेम्पलरी यानी कि एक तरह से कॉशनरी, वार्निंग। ठीक है, एक तरह से वार्निंग हो गया जैसे। ठीक है, तो एग्जेम्पलरी डैमेजेस मिलने चाहिए, कोई ऐसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी या ऐसी चीज जो नहीं होनी चाहिए थी, है ना? तो उस केस में एग्जेम्पलरी डैमेजेस मिलने चाहिए। पहला मैरिज के केस में, दूसरा केस कवर हो रहा है जब डिसऑनर हो रहा है लेकिन रॉन्गफुल डिसऑनर। मुझे पता था मेरे अकाउंट में 2 लाख है, तब भी मैंने उसी अकाउंट की चेक दी पार्टी को और कहा कि पेमेंट आपकी हो जाएगी क्लियर, और 5 लाख की पेमेंट थी। तो ये रॉन्गफुल डिसऑनर है, इसमें मेरा क्रेडिट रेप्यूटेशन का तो धजिया उड़ेगी ही, दूसरी पार्टी अलग सफ़र करेगी और वो आपको कभी भी क्रेडिट पे कुछ भी नहीं देगी, गुड्स नहीं सप्लाई करेगी क्रेडिट पे। उसे लॉस हुआ तो उसे एग्जेम्पलरी डैमेजेस मिलने चाहिए, स्पेशल डैमेजेस बोल सकते हैं। लेकिन स्पेशल डैमेजेस इससे पहले जो मैंने कवर किया था वो अलग है, वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, वो अलग है, वो इन जनरल है। विंडिक्टिव एग्जेम्पलरी डैमेजेस दो सिचुएशंस पे ही स्ट्रेस करते हैं जो मैंने आपसे डिस्कस करी। अच्छा, नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल डैमेजेस कब अराइज होते हैं? Where the plaintiff has proved that there has been a breach of contract but he has not in fact suffered any real damage, है ना? मतलब उसने ये तो कह दिया कि हमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा गया कॉन्ट्रैक्ट और उसमें मैंने सफरिंग्स झेली हैं, ठीक है, लेकिन उसने कोई रियल डैमेज एज सच सफ़र नहीं किया, उसके साथ कोई बहुत ज़्यादा उसको लॉस नहीं हुआ है, और वो लॉस इतना नॉमिनल है, या तो वो 1 रुपए का है या फिर वो 10 पैसे का है। बस एक तरह से ये बोल दिया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा गया है, इसके लिए प्लेंटिफ बोलता है। अब प्लेंटिफ मैंने आपको बताया था पहले भी क्या होता है। प्लेंटिफ मतलब जो केस लाता है लॉ के दायरे में, ठीक है, दूसरे के सामने लाता है, तो वो प्लेंटिफ हुआ, है ना, जो कि अक्यूज कर रहा है दूसरे पर्सन को कोई रॉन्ग डूइंग की वजह से, किसी पर्सन को ब्लेम कर रहा है, अगर एलिगेशंस लगा रहा है तो दैट इज प्लेंटिफ। तो प्लेंटिफ ने ये तो बोल दिया कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा गया और मेरे को नुकसान हुआ है, लेकिन एज सच बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, 1 रुपए या 10 पैसे का हुआ है, दैट इज नॉमिनल डैमेजेस। डैमेजेस फॉर डिटेरिएशन कॉज्ड बाय डिले। अच्छा, इस केस में डिटेरिएशन मतलब क्या? व्हाट डज दिस मीन डिटेरिएशन? अगर हम
बात करें तो इसमें बेसिकली कोई भी चीज़ अगर वर्सन हो रही है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होने के बाद वर्स हो गई, डिटेरिएट हो गई, स्टैग्नेंट रही, उसके बाद डिक्लाइनिंग मोड में आ गई, दैट इज डिटेरिएशन। किसी स्कूल में टीचिंग हो रही है, किसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन वहाँ की जो वे ऑफ टीचिंग है दैट इज डिटेरिएटिंग डे बाय डे, दैट इज डिटेरिएटिंग। अब अगर डिटेरिएशन हो रहा है, कोई भी मान लीजिए एक तरह से गुड्स की डिलीवरी होनी थी लेकिन डिलेड डिलीवरी हुई, तो डैमेजेस रिकवर कर सकते हैं कैरियर से बिना किसी नोटिस के। और इसमें ना तो केवल फिजिकल डैमेजेस आएंगे, गुड्स का मान लीजिए नुकसान हुआ, पेरिशेबल गुड्स थे, जल्दी उनकी लाइफ छोटी थी तो खराब हो गए, ठीक है, और डिलेड डिलीवरी हुई, लेट पहुंचे, तो ना तो फिजिकल डैमेजेस के कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, बल्कि अगर कोई भी स्पेशल अपॉर्चुनिटी थी बेचने की, मान लीजिए उनका सीजन था उन गुड्स का, बहुत डिमांड थी उस महीने में उन गुड्स की डिलीवरी की, लेकिन क्योंकि वो डिलेड डिलीवरी हुई, 10 दिन में होनी थी और 20 दिन में डिलीवरी हो रही है, गुड्स भी खराब हो गए, तो गुड्स खराब होने की वजह से तो डिटेरिएशन हुआ ही। और दूसरा डिटेरिएशन, जो भी सेल की अपॉर्चुनिटी मुझे मिली थी, मैंने ये सोच के रखा था कि मैं 10 दिन में इन गुड्स की पूरी पूरी सेल कर दूंगा, स्टॉक क्लियर कर दूंगा, लेकिन डिलीवरी 20 दिन में हुई, तो अब मेरा वो चांस चला गया। तो दोनों एंड से डिटेरिएशन इसमें कोट किया जा रहा है, यानी कि फिजिकली गुड्स के साथ डैमेज हुआ, गुड्स खराब हो गए, और दूसरा मेरे पास सेल के चांस था, मेरे पास पूरा मौका था इनको बेचने का क्योंकि बहुत डिमांड थी, लेकिन अब वो डिमांड नहीं है। तो दोनों तरह से डिटेरिएशन होता है, तो उसे भी, उस केस में भी डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं बिना किसी नोटिस के, कैरियर से डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं। कैरियर यानी कि ट्रांसपोर्ट कंपनी, कैरियर यानी कि ट्रांसपोर्ट कंपनी, है ना, जो गुड्स की डिलीवरी ला रहा है, दैट इज कैरियर। ठीक, इसके अलावा एक और टॉपिक है इसमें, प्री फिक्स्ड डैमेजेस। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम पार्टीज जो हैं ये कुछ डिसाइड करती हैं फॉर्मेशन के टाइम पे कि ब्रीच में ये अमाउंट दे दिया जाएगा या ये पे किया जाएगा, रीजनेबल अमाउंट दिया जाएगा, तो वो होते हैं प्री फिक्स्ड डैमेजेस। जैसे कि एग्जाम्पल, पेनल्टी अगर कॉन्ट्रैक्ट की 1 लाख है और एक्चुअल लॉस जो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने से हो रहा है वो 70,000 का हो रहा है, तो 70,000 डैमेजेस के रूप में पे किए जाएंगे, जो कि एक्चुअल लॉस होगा, ना कि अमाउंट जो कि पहले प्री डिसाइड हुआ। लेकिन अगर लॉस 1.5 लाख का हो रहा है तो 1 लाख दिया जाएगा। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट में अगर एक सम डिसाइड हो जा रहा है कि ये ब्रीच पे किया जाएगा, तो अग्रीव्ड पार्टी को वो सम मिलेगा, उसे पूरा हक है मिलने का फॉल्ट होने पे, लेकिन वो कॉम्पनसेशन एक्सीड नहीं करेगा जितना अमाउंट उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है। मान लीजिए एक्चुअल में जब ब्रीच हुआ और लॉस ज़्यादा निकला, तो जो लॉस ज़्यादा निकला है, इस केस में एग्जाम्पल जैसे 1.5 लाख का लॉस निकला, तो और अगर अमाउंट डिसाइड हुआ है ब्रीच के टाइम पे कि कॉम्पनसेशन होगा 1 लाख का दिया जाएगा, तो 1 लाख ही मैक्सिमम अमाउंट होगा, वो कॉम्पनसेशन उस अमाउंट से नहीं एक्सीड करेगा जो अमाउंट प्री डिसाइड हुआ है एज अ डैमेज, एज अ कॉम्पनसेशन। तो फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। डैमेजेस पार्ट मैंने कवर किया है, टाइप्स ऑफ डैमेजेस, काइंड्स ऑफ डैमेजेस पढ़े। कोई भी कंफ्यूजन हो आपको आज के टॉपिक से रिलेटेड, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। और उसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। अब मैं वीडियो एंड कर रही हूँ और आपसे होप यही करती हूँ कि आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, कोई भी डाउट होंगे तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।